वेलकम अगेन। सो कंटिन्यू करते हैं सेक्शन 4 से। अभी तक हमने पढ़ा है सेक्शन 3 तक, जो एक प्रिंसिपल लेइंग सेक्शन है कि a suit application or appeal cannot be filed after the prescribed period is over. So अब हम prescribed period calculate करने के provisions पढ़ेंगे कि prescribed period calculate कैसे करते हैं। ये provisions दिए हुए हैं section 4 to 24 में। So in today's lecture we'll be starting with section number 4. Section number 4, as per the Bare Act, it says that expiry of prescribed period when the court is closed. Where the prescribed period for any suit, appeal or application expires on a day when the court is closed, the suit, appeal or application may be instituted, preferred or made when the court reopens. Suppose for example, इसको हम एक example से समझेंगे. Last date was जिस दिन एक संडे आ गया. So अब जो लास्ट डेट था लिमिटेशन पीरियड का, उस दिन संडे है. So can he file the application on the next working day, that is Monday? So the answer is yes, he will be allowed to do so. Suppose for example, जब लिमिटेशन पीरियड खत्म हो रहे तब विंटर वेकेशंस आ गई, समर वेकेशंस आ गई, तो जितने दिन विंटर वेकेशंस चलेंगी, सपोज विंटर वेकेशंस वाज फॉर 15 डेज, सो 15 डेज पीरियड एक्सटेंड हो जाएगा. 16th डे will be the last day when the plaintiff can file his case. So इसका ये मतलब है. इसका जो एक जीनस है वो दिया हुआ है द जनरल क्लॉजेज एक्ट. जनरल क्लॉजेज एक्ट का सेक्शन 10 भी मोर और लेस सेम ही बात कहता है कि अगर कोई एप्लीकेशन, अपील, सूट कुछ भी फाइल करना था इन कोर्ट और एनी ऑफिस. तो सेक्शन 10 ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट थोड़ा सा वाइडर है, वो कोर्ट एंड ऑफिसेस दोनों की बात करता है कि अगर जब आपने एप्लीकेशन फाइल करनी थी, इट वाज क्लोज्ड ऑन दैट डे, सो नेक्स्ट वर्किंग डे तक की एक्सटेंशन मिल सकती है. इस सेक्शन का भी यही मतलब है. सो इट इज बेस्ड ऑन टू मैक्सिम्स, लेक्स नॉन कॉजिट एड इम्पॉसिबिलिया. लॉ डज नॉट कंपेल अ पर्सन टू डू एन इम्पॉसिबल थिंग. जब कोर्ट ही क्लोज है तो एप्लीकेंट की इसमें क्या गलती है? ठीक है, एप्लीकेंट को इम्पॉसिबल चीज करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते. सेकंड, एक्टस क्यूरे नेमिनम ग्रेविबिट. इसका मतलब होता है एक्ट ऑफ कोर्ट शुड प्रेजुडाइज नो वन. एक्ट ऑफ कोर्ट ही ऐसा था कि वो बंद था. अब इसकी वजह से हम पार्टी को प्रेजुडाइज कॉज नहीं कर सकते. तो इसमें आपने याद रखना है कि आपने इसके साथ मेंशन करना है सेक्शन 10 ऑफ द जनरल क्लॉजेज एक्ट एंड सेक्शन 4 और लिमिटेशन एक्ट. मोर और लेस सेम चीज कहते हैं. ये थोड़ा वाइडर है. दिस इज द जीनस एंड दिस इज द स्पीशी. And very important two maxims, lex non cogit ad impossibilia, actus cure neminam gravabit. I hope it is clear. अब फॉर एग्जाम्पल इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि कभी कोर्ट बंद हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल कोई स्ट्राइक हो गई, किसी एडवोकेट की डेथ हो गई, सो कोर्ट क्लोजेस एज मार्क ऑफ रिस्पेक्ट. सो अगर सेकेंड हाफ में भी कोर्ट बंद है, सुबह कोर्ट खुला था, सपोज 12 o'clock या 1 o'clock बिफोर लंच, तो कोर्ट वॉज ओपन. आफ्टर लंच कोर्ट क्लोज हो गया, तब भी बेनिफिट मिलेगा. बिकॉज सपोज किसी पर्सन ने दूर से आना है, उसे नहीं पता कि कोर्ट इज क्लोज्ड, सो इवन ड्यूरिंग द नॉर्मल वर्किंग आवर्स द कोर्ट इज क्लोज, तब भी बेनिफिट मिलेगा. यही चीज एक्सप्लेनेशन कहती है. अ कोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी क्लोज्ड on any day within the meaning of this section if during any part of its normal working hours it remains closed. So normal working hours जैसे कि it works from suppose 10 to 5, अगर ये 2 o'clock बंद हो जाता है, 2, 3, 4, 5 ये बंद रहा, so it is deemed to be closed on that normal working hours और next day तक benefit मिलेगा इस चीज का. So इसका एक बेसिक यही हम समझ सकते हैं कि अगर एक सर्कमस्टांस है जिसमें पार्टी की कोई गलती नहीं है, कुछ इम्पॉसिबल चीज है, या कोर्ट का एक्ट है, कोर्ट छुट्टी कर देता है, जज वेंट ऑन लीव, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम लिटिगेंट को इसके लिए प्रेजुडाइज करें. आई होप इट इज क्लियर. इसमें एक इंपॉर्टेंट केस लॉ भी है, अमरचंद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1973 सुप्रीम कोर्ट. यहाँ पे प्रेजेंटेड टू कोर्ट का मतलब है, कोर्ट मीन्स द प्रॉपर कोर्ट. यहाँ पे हम कोर्ट को प्रॉपर कोर्ट लेंगे, यहाँ पे रॉन्ग जुरिस्डिक्शन हम नहीं लेते. सपोज एप्लीकेशन आप देने चले गए गलत कोर्ट में, गलत कोर्ट वाले जज नहीं थे, वो कोर्ट बंद था, बट जो सही कोर्ट है वो खुला था, तब इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा. सो इसमें आपको रॉन्ग कोर्ट का
no benefit is given. You have to be present at the right forum to present your appeal application or suit. So I hope section 4 is clear. section 4 एक बहुत छोटा सा प्यारा सा सेक्शन है जो सिंपल इतनी बात कहता है कि कोर्ट के एक्ट की वजह से या इम्पॉसिबल चीज की वजह से हम पार्टी को प्रेजुडाइज कॉज नहीं कर सकते. आई होप इट इज क्लियर. सो मूविंग ऑन टू सेक्शन नंबर 5, एक्सटेंशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड इन सर्टेन केसेस. ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है. पहली बात तो आपने इसमें नोट करनी है कि दिस सेक्शन ओनली अप्लाइज टू अपील्स एंड एप्लीकेशंस. प्लीज इसको कहीं स्टार मार्क करके लिख लीजिए कि सेक्शन 5 इट अप्लाइज टू ओनली एंड ओनली अपील्स एंड एप्लीकेशंस. ये सूट्स पे अप्लाई नहीं करता. क्यों? अब मैं आपको इसका बिना पढ़े मैं आपको इसका एक बेसिक क्रक्स बताना चाहती हूँ इस सेक्शन का. ये सेक्शन कहता है कि तो सेक्शन नंबर 5 क्या कहता है? अपील एप्लीकेशन if the party can show sufficient cause, then delay can be condoned. अब ये सेक्शन 5 एक सेक्शन की एक्सेप्शन है. यस, ये एक्सेप्शन है उस सेक्शन की जो एक जनरल प्रिंसिपल लेइंग सेक्शन है. सेक्शन 3 ने हमें क्या बोला था? नो सूट अपील और एप्लीकेशन शैल बी इंस्टीट्यूटेड आफ्टर द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड इज ओवर. सेक्शन 5 की लैंग्वेज क्या है? अपील और एप्लीकेशन मे बी इंस्टीट्यूटेड इफ sufficient cause is shown by the party. अब sufficient cause क्या है? इसके ऊपर कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स भी हैं कि sufficient cause is a matter of fact जो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पे कोर्ट डिसाइड करेगा. और इसमें ना कोर्ट हैज टू टेक अ लिबरल इंटरप्रिटेशन. बहुत ज्यादा रिजिड, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं रहना, एक लिबरल इंटरप्रिटेशन के साथ कोर्ट ने चलना है इसमें. सो अभी तक हमने इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीजें करी है कि जो सेक्शन 5 है ये किसका एक्सेप्शन है? एक्सेप्शन टू सेक्शन नंबर 3. ठीक है. और ये अप्लाई किस पे करता है? अपील्स एंड एप्लीकेशंस. Can you think of a possible reason that why it doesn't apply to suits? इसका क्या रीजन हो सकता है? सेक्शन 3 बोलता है कि सूट, अपील, एप्लीकेशन तीनों में हम कंडोन नहीं करेंगे. 5 कहता है कि अपील और एप्लीकेशन में कर देंगे बट सूट में नहीं करेंगे. सो इसका जो रीजन है वो ये है कि अगर आप शेड्यूल खोल के देखते हैं तो सूट्स का जो प्रिस्क्राइब पीरियड है ना, सूट्स का जो लिमिटेशन पीरियड है, आई एम सो सॉरी, सूट्स का जो लिमिटेशन पीरियड है वो पहले ही बहुत वाइड है. सपोज 3 years, 12 years पहले ही बहुत ज्यादा है. और अगर हम अपील्स या एप्लीकेशंस के देखें ना 30 days, 90 days, 120 days, तो पहले ही बहुत कम पीरियड है. तो इसका व्यू ये है कि जब पहले ही आपके पास इतने ईयर्स का पीरियड है, सो व्हाई डू यू नीड मोर एक्सटेंशन? और appeals applications में the period is very very less, so that is why if the party can show a sufficient cause then the delay can be condoned. sufficient cause ये बहुत बहुत important term है और इसमें sufficient cause में कोर्ट को discretion दी गई है. It is the discretion of the court. I hope I have made my point clear till here. Okay, अब हम बात करते हैं कि सफिशिएंट कॉज क्या होता है. द एक्सप्रेशन सफिशिएंट कॉज ये कहीं भी एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया, बट इट कैन बी टेकन टू बी अ कॉज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द पार्टीज. सपोज फॉर एग्जाम्पल को पार्टी को इलनेस हो गई. अब इलनेस भी टू सच एन एक्सटेंट कि ही वाज नॉट एबल टू अप्रोच द कोर्ट. सपोज ही सफर्ड अ हार्ट अटैक और अ प्रॉब्लम, ब्रेन प्रॉब्लम, एनीथिंग ऑफ सच ए नेचर की जिस चीज ने उसको प्रिवेंट करा कोर्ट में जाने से. अब माइनर हेडेक और माइनर फीवर सफिशिएंट कॉज नहीं है. सो दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू इट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस और हमें इसमें एक लिबरल अप्रोच लेनी है. सो सफिशिएंट कॉज वी कैन say that it is a cause which is beyond the control of the parties. It is a cause which is
बोनाफाइड, अब बोनाफाइड कॉज होनी चाहिए, ड्यू केयर एंड अटेंशन होना चाहिए। ड्यू केयर एंड अटेंशन कहाँ डिफाइंड है? लिमिटेशन एक्ट के डेफिनेशन क्लॉज में हमने करा है कि व्हाट इज गुड फेथ, इट इज गुड फेथ दैट इज विद ड्यू केयर एंड अटेंशन। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है रामलाल वर्सेस रेवा कोल्डफील्ड्स, जिसमें इस पूरे सेक्शन को इंटरप्रेट किया गया है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसमें दो केसेस है जो आप बिल्कुल भी लिखना मिस नहीं कर सकते, एक तो रेवा कोलफील्ड्स वाला और एक कलेक्टर लैंड एक्विजिशन। दोनों केसेस अभी हम डिस्कस करने वाले और दोनों ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका कोई आंसर कंप्लीट नहीं होगा अगर आप ये दोनों केसेस मेंशन नहीं करते। सो इट इज रामलाल वर्सेस रेवा कोलफील्ड्स लिमिटेड। रामलाल वर्सेस रेवा कोलफील्ड्स लिमिटेड, इसमें कोर्ट ने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे। देखो, वो कहते हैं कि आप एक सफिशिएंट कॉज अगर आपके पास हो तो आपका डिले कंडोन किया जा सकता है। सो व्हेन शुड द सफिशिएंट कॉज अराइज? सपोज ए और बी का कोई केस था, उसमें 90 डेज का टाइम है अपील फाइल करने का, ठीक है। So on the 75th day he met with an accident और वो कोमा में चला गया। So what I'm trying to say here is कि जो sufficient cause है ना आपका यहाँ पे, sufficient cause जो है it should arise before expiry of limitation period. Before expiry of limitation period ये अराइज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 90 डेज का टाइम था, ऑन द 95th डे अगर ऐसा हो जाता तो क्या ये सफिशिएंट कॉज में आता? सो द आंसर इज नो। जो ये सफिशिएंट कॉज का पॉइंट है, दिस शुड अराइज बिफोर द एक्सपायरी ऑफ लिमिटेशन पीरियड। अगर लिमिटेशन पीरियड खत्म होने के बाद ये अराइज कर रहा है, सो इट इज ऑफ नो यूज, कोई कॉन्डोनेशन नहीं होगी। सो ये पहला पॉइंट इस वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस में हेल्ड किया गया था कि द सफिशिएंट कॉज should arise before the expiry of the limitation period. Second point is the extension is a matter of concession and is discretion of court. It is not a matter of right. So extension जो है ये कोर्ट की डिस्क्रिशन है, नॉट अ मैटर ऑफ राइट। ये एज अ मैटर ऑफ राइट कोई पार्टी नहीं क्लेम कर सकती। फर्स्ट पॉइंट, सफिशिएंट कॉज शुड अराइज बिफोर द एक्सपायरी ऑफ लिमिटेशन पीरियड एंड it is a matter of discretion of the court. It cannot be claimed as a matter of right. Next, the third point is the discretion is judicial and not arbitrary, to be exercised to advance substantial justice after carefully verifying the claims of the parties. So जो ये extension मिलेगी, it has to be in the interest of justice. Arbitrarily कोर्ट भी मना नहीं कर सकता। Whatever is in the interest of justice, whatever subservients justice, उसी को हमने फॉलो करना है। So it has to be in the interest of justice. Arbitrarily court cannot reject. Next point is each case must be considered on the basis of the special facts and circumstances and pragmatic approach should be followed. So each case to be decided on its फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। सो कोई वाटर टाइट हम एक कंपार्टमेंट नहीं दे सकते कि हाँ यही सफिशिएंट कॉज है, ये सफिशिएंट कॉज नहीं है। हर केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस आर पेक्यूलियर, दैट डिफरेंट। सो हर केस हमें उसके फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस में डिसाइड करना है। बहुत ही एक रिजिड अप्रोच कोर्ट ने नहीं लेनी है। दिस वाज हेल्ड इन दिस केस। सो 4 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वर डिस्कस्ड। ये 4 पॉइंट्स हैं। सफिशिएंट कॉज लिमिटेशन पीरियड की एक्सपायरी से पहले आना चाहिए। एक्सटेंशन इज डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट, नॉट अ मैटर ऑफ राइट। यहां पे लिख लो नॉट अ मैटर ऑफ राइट। ये एक मैटर ऑफ राइट नहीं है, ये मैटर ऑफ डिस्क्रिशन है। इट शुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, आर्बिट्रेरी रिजेक्शन नहीं होना चाहिए एंड ईच केस इज टू बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ओनली।
सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम कि कोर्ट को दो बारी डिस्क्रिशन दी गई है. सो कोर्ट हैज डबल डिस्क्रिशन. फर्स्ट डिस्क्रिशन इज टू डिसाइड वेदर देयर वाज सफिशिएंट कॉज एंड सेकंड डिस्क्रिशन इज टू डिसाइड वेदर टू कंडोन और नॉट. सो यहाँ पे कोर्ट की फुल डिस्क्रिशन है कि फर्स्ट डिस्क्रिशन टू सी वेदर देयर इज सफिशिएंट कॉज, सेकंड डिस्क्रिशन टू सी वेदर इट वांट्स टू कंडोन द डिले और नॉट. ठीक है. जो सेकंड लैंडमार्क केस मैं आपको इसमें बता रही थी, collector land acquisition. So please write down with me. I hope you've written the points of this case. ये दोनों cases as I told you बहुत बहुत important है. Please don't leave them. अभी हम second case इसमें discuss करते हैं जिसमें भी कुछ बहुत important points बताए गए थे कोर्ट के द्वारा. Collector land acquisition अनंतनाग. वर्सेस कटीजी. (1987) सुप्रीम कोर्ट. इसमें क्या हेल्ड हुआ? कोर्ट ओपाइंड दैट द एक्सप्रेशन सफिशिएंट कॉज इज एडिक्वेटली इलास्टिक टू इंश्योर द कोर्ट्स टू अप्लाई लॉ इन अ मीनिंगफुल मैनर which subserve the ends of justice. So court opined कि जो expression ये sufficient cause है ना, it is very very elastic. ठीक है. Second point इसमें बोला गया, so first I'll write down कि जो sufficient cause है ये एक elastic term है. Second बोला गया कि हम एक presumption लेंगे कि the delay was not deliberate. Presumption delay was not deliberate. क्योंकि कोई पार्टी नहीं चाहेगी कि अगर उसको अपील फाइल करनी है तो वो जान के डिले करे. तो हम ऐसी कोई प्रिजम्पशन नहीं लेंगे कि जो डिले था वो डेलिबरेट था. सो नो प्रिजम्पशन एज सच. Third point is कि each day's delay must be explained. Not every hour, every minute, but every day's delay. Every day का जो delay है, it has to be explained. ठीक है. अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है कि आपको डिले कब से एक्सप्लेन करना है. जैसे मैंने आपको 90 डेज वाला एग्जांपल दिया, तो क्या आपको फर्स्ट 90 डेज भी एक्सप्लेन करने हैं? सो द आंसर इज नो. आपको एक्सप्लेन करना है 91st डे से. सपोज आपने 10 डेज का डिले करा, आपने 100th डे पे अपील फाइल करी. सो जो कोर्ट के लास्ट 10 डेज थे ना, whatever is after the expiry of limitation period, वो वाला आपको डिले एक्सप्लेन करना है कि why was there a delay after the expiry. उसके बाद every day's delay has to be explained. I hope it is clear. नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट केस है केस सुबर यादव वर्सेस एलएओ. सो ये 2017 का केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला द टर्म सफिशिएंट कॉज मस्ट बी गिवन लिबरल इंटरप्रिटेशन सो एज टू एडवांस the interest of justice. So real test would not be that of a perfect person in philosophical plane, rather it has to be that of a reasonably prudent man in practical circumstances. So इसमें भी यही बोला reasonable prudent man के एंगल से हम एक टेस्ट ले डाउन करेंगे कि what he would have done. Suppose accident हो गया, he's in coma, heart attack,
तो क्या वो उस केस में कोर्ट में जा सकता था या नहीं जा सकता था. सो कुछ इंस्टांसेस हैं कि व्हाट मे बी सफिशिएंट कॉज और व्हाट मे नॉट बी सफिशिएंट कॉज. सो फर्स्ट यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं इलनेस. तो इलनेस अगर आपसे पूछा जाता है तो आपने इलनेस में कहना है कि इट विल डिपेंड ऑन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस. इफ इट इज अ माइनर इलनेस, माइनर इनकन्वीनियंस, so it cannot be a sufficient cause. But if it is to such an extent that a party is prevented from going to court, then yes, then it is a sufficient cause. Next आता है poverty. Poverty is नॉट अ सफिशिएंट कॉज. कोर्ट ने बोला कि लीगल एड है, आप हेल्प ले सकते हो, कोर्ट में एप्लीकेशन एज अ पॉपर लगा सकते हो. सो पॉवर्टी इज नॉट अ सफिशिएंट कॉज. नेक्स्ट आता है ऑनेस्ट मिस्टेक. ऑनेस्ट मिस्टेक में क्या प्रूव करना है? इन गुड फेथ. गुड फेथ में आप रॉन्ग फोरम में चले गए. अगर गुड फेथ कैन बी प्रूव देन यस, सफिशिएंट कॉज में एक ऑनेस्ट मिस्टेक का कॉन्डोनेशन मिल जाएगा. एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि अगर एडवोकेट से गलती हो गई रीजनेबल पीरियड कैलकुलेट करने में, इफ देयर इज अ मिस्टेक ऑफ द एडवोकेट इन कैलकुलेटिंग द लिमिटेशन पीरियड, तो क्या बेनिफिट मिलेगा सफिशिएंट कॉज का? तो अर्लियर व्यू वाज कि बेनिफिट नहीं मिलता था प्रिवी काउंसिल के टाइम्स पे, दे डू नॉट यूज टू गिव द बेनिफिट. बट नाउ द करंट सिचुएशन इज इफ अगेन द मिस्टेक इज इन गुड फेथ, इट इज अ बोना फाइड मिस्टेक, देन यस बेनिफिट विल बी गिवन. इसमें भी केस है पंजाब यूनिवर्सिटी वर्सेस स्वामी गणेश. So can be a sufficient cause provided mistake was bona fide. So advocate की गलती का बेनिफिट मिल सकता है provided in good faith हो वो. ठीक है. नेक्स्ट इज अगर आपका कॉज बहुत अच्छा है, कॉज इज वेरी वेरी गुड, प्लेंट देख के लग रहा है कि पार्टी विल विन द केस, क्या ये सफिशिएंट कॉज है डिले कंडोन करने का? सो कोर्ट सेड नो. अगर आपका मैटर बहुत ही मेरिटोरियस है और ऐसा लग रहा है कि हाँ आप जीतने ही वाले हो, पर अगर आप सफिशिएंट कॉज नहीं प्रूव कर पाते डिले का, तो देन इट इज नो ग्राउंड, गुड मैटर इज नो ग्राउंड फॉर कंडोनिंग द डिले. अब एक है मुस्लिम वुमेन, पर्दानशी वुमेन, कैन शी क्लेम द बेनिफिट? सो द आंसर इज नो. इलिटरेसी और पर्दानशी वुमेन, इनको सफिशिएंट कॉज का कोई बेनिफिट नहीं मिलता. इग्नोरेंस ऑफ लॉ, is ignorance of law a sufficient cause? No, it is not a sufficient cause. Absence of counsel, एडवोकेट ने छुट्टी मार ली उस दिन, क्या ये सफिशिएंट कॉज है? नो, इट इज नॉट अ सफिशिएंट कॉज. सो आई होप इट इज क्लियर. सफिशिएंट कॉज में आपने दो केसेस ध्यान में रखने हैं, कलेक्टर लैंड एक्विजिशन अनंतनाग वर्सेस कटीजी एंड रेवा राम कोल्डफील्ड लिमिटेड. इट इज रामलाल वर्सेस रेवा कोल्डफील्ड्स लिमिटेड, सुप्रीम कोर्ट. ये दोनों केसेस बहुत लैंडमार्क है. सफिशिएंट कॉज डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस. What is sufficient cause in one situation may not be in other. The court has to take a pragmatic and a realistic approach from the angle of a reasonable man. Too rigid approach is not preferable. Section 5 applies only to appeals and applications. सूट को ये अप्लाई क्यों नहीं करता है? I've told you the reason. सूट का पहले ही बहुत लंबा लिमिटेशन पीरियड होता है. And Section 5 is an exception to Section 3. Section 3 का जो वर्ड है ना, no suit appeal application shall be made, ठीक है, shall be dismissed है अगर आफ्टर प्रिस्क्राइब पीरियड है, उसका एक्सेप्शन है द कोर्ट मे एडमिट. सो ये 5 जो है वो 3 का एक एक्सेप्शन है, बट अप्लाई सिर्फ अपील द एप्लीकेशंस को करता है. सो आई होप आपको सेक्शन 5 की मास्टरी हो गई होगी. एक बार बेयर एक्ट से पढ़ लेते हैं. आई होप, अब मेरे को ऐसा लगता है वी हैव नॉट रेड द बेयर एक्ट टिल नाउ. Extension of prescribed period in certain cases, and any appeal or an application other than an application made under any provisions of order 21. So एक और important point हमें यहाँ से पता चलता है कि section 5 apply किसको करता है? appeals, applications, इनको apply करता है. ठीक है. अगर किसको अप्लाई नहीं करता, डज नॉट अप्लाई टू सूट्स, एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन अंडर
ऑर्डर 21. सो किस किस को अप्लाई करता है? अपील्स और एप्लीकेशंस को अप्लाई करता है. डज नॉट अप्लाई टू सूट्स, एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन अंडर ऑर्डर 21. सो एनी अपील और एनी एप्लीकेशन other than under order 21 may be admitted after the prescribed period if the appellant or applicant satisfy the court that he had a sufficient cause for not preferring the appeal or making the application within such period. ठीक है, तो satisfy करना है sufficient cause से. यहाँ पे the word court, satisfy the court. Court does not include tribunal and quasi judicial bodies. ये हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो लिमिटेशन एक्ट है वो सिर्फ कोर्ट पे अप्लाई करता है जहां सीपीसी सीआरपीसी लग रहा है. इट डज नॉट अप्लाई टू ट्रिब्यूनल्स एंड क्वासी जुडिशियल बॉडीज. Explanation: the fact that the appellant or the applicant was missed by any order, practice or judgment of the High Court in ascertaining or computing the prescribed period may be sufficient cause within the meaning of this section. यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये कह रहा है कि mistake of law is a sufficient cause. I'll explain you. मैं ये आपको लिख के समझाती हूँ. एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है कि इफ द पर्सन वॉज मिस्ड बाय एन ऑर्डर जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट, तो ये यहाँ पे कह रहा है कि मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ लॉ इज अ सफिशिएंट कॉज. अगर लॉ कंप्यूट करने में कोई गलती हो गई, जैसे हमने वो एडवोकेट वाला एग्जांपल करा, सो मिस्टेक ऑफ लॉ इज अ सफिशिएंट कॉज. बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ, अगर आप लॉ के इग्नोरेंस में एक्ट कर रहे हो, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट अ सफिशिएंट कॉज. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मिस्टेक ऑफ लॉ इज अ सफिशिएंट कॉज बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट अ सफिशिएंट कॉज. दोबारा पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन को. द फैक्ट दैट द एपेलेंट और एप्लीकेंट वॉज मिस्ड बाय एनी ऑर्डर, मतलब उसने कोई मिस्टेक कर दी इन एनी ऑर्डर, प्रैक्टिस और जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट इन असरटेनिंग और कंप्यूटिंग द पीपी मे बी सफिशिएंट कॉज विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन. उसने कोई मिस्टेक कर दी पीरियड कंप्यूट करने में, इट इज अ सफिशिएंट कॉज. बट अगर उसने कोई लॉ इग्नोर कर दिया, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट अ सफिशिएंट कॉज, मिस्टेक ऑफ लॉ इज अ सफिशिएंट कॉज. सो आई होप इट इज क्लियर. In case of any doubts, please reach out, and I hope you find section 5 interesting and now it might be clear. So stay tuned for legal disability.